मैंने आपको पिछले लेक्चर में एनपीए के अंतर्गत सीएआर कैपिटल एक्यूरेसी रेशो पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में बताया था। उसी में आज थोड़ा संक्षिप्त में लेते हुए आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि पूंजी पर्याप्तता निर्धारण संक्षेप अर्थ में इसमें पूंजी का अर्थ ऐसी पूंजी से है जिसे उस कंपनी द्वारा किन्हीं व्यावसायिक संपत्ति के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। किंतु व्यापक अर्थ में वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पूंजी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में पूंजी या मुख्य पूंजी या गोइंग कन्वर्जन पूंजी, टीयर 2 में पूंजी या द्वितीय श्रेणी की पूंजी या गॉन कन्वर्जन पूंजी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था पूंजी पर्याप्तता मानक कैपिटल एक्यूरेसी स्टैंडर्ड, और इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय फर्मों और कंपनियों द्वारा संपत्ति सृजन में विवेकपूर्णता सुनिश्चितता करना एवं नीचे पूंजी आधार के साथ अंधाधुंध संपत्ति सृजन कार्य संचालन से प्रणाली की रक्षा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी समय बिंदु पर टीयर 2 की पूंजी टीयर 1 की पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल थर्ड मानक या दिशा निर्देश। इसके में 3 पिलर के बारे में हम डिस्कस किया था। पिलर 1 न्यूनतम पूंजी प्रसाप, पिलर 2 पर्यवेक्षीय समीक्षा, पिलर 3 बाजार अनुसंधान। मैंने पिछले मेरे लेक्चर में पिलर 1 के बारे में आपको बताया, न्यूनतम पूंजी स्तर। इसमें पूंजी को दो भागों में बांटा गया है, टीयर 1 गोइंग कंसर्न, टीयर 2 गॉन कंसर्न। उसके बाद बासाल थर्ड में पूंजी अनुपातों की गणना किस प्रकार की जाएगी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसमें आगे डिस्कस किया जोखिम गणना की विधियां, जिसमें पहली थी ऋण जोखिम, दूसरी थी हमारी बाजार जोखिम और तीसरी थी परिचालन जोखिम। इसके बाद जो पिलर 2 हमारा आता है वो आता है पर्यवेक्षीय समीक्षा। पर्यवेक्षीय समीक्षा या सुपरवाइजरी रिव्यू का मुख्य उद्देश्य बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी उनके व्यवसाय से होने वाली जोखिम के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए बैंकों को सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन बेटर रिस्क मैनेजमेंट तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मत है कि केंद्रीय बैंक अपने देशों में वहाँ के बैंकों की पूंजी की आवश्यकताएं एवं उनके जोखिम दोनों का मूल्यांकन करेंगे। पर्यवेक्षीय समीक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, बैंकों के पास ऐसी कार्यविधि हो जिसमें वे अपनी जोखिम और पूंजी पर्याप्तता को नियमित अनुमानित कर सके। दूसरा, केंद्रीय बैंक बैंकों के अंतरिम पूंजी पर्याप्तता अनुमान का निरीक्षण जायजा ले सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वह बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुमानों का पालन कर रहे हैं। तीसरा, केंद्रीय बैंक बैंकों से आशा करे कि वे न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक पूंजी रखें। चौथा, केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करे कि पूंजी निश्चित किए गए स्तर से नीचे आने की परिस्थिति में योजनाबद्ध कार्रवाई करे ताकि बैंक उचित पूंजी पर्याप्तता रख सके। इस प्रकार उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एवं सिद्धांतों का पालन करने के लिए बैंक द्वारा अंतरिम पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया दस्तावेज इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी एंड असेसमेंट प्रोसेस ICAAP डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर RBI पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवेल्युएशन प्रोसेस SREP पूरा करेगा। तीसरा आता है हमारा पिलर 3 बाजार अनुशासन मार्केट डिसिप्लिन। बाजार अनुशासन का मुख्य उद्देश्य पिलर 1 और पिलर 2 को जोड़ना है, जिसमें बैंकों द्वारा अर्धवार्षिक समय से अलग अलग तरह की निम्नलिखित जानकारी अपने तुलन पत्र में देनी होगी। पूंजी का ढांचा, जिसमें पिलर 1 तिमाही में बताना एवं पिलर 2 की कुल राशि बताना। दूसरा, बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम। तीसरा, बैंकों द्वारा पूंजी पर्याप्तता का अनुमान लगाने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई विधि, जिसके अंतर्गत बैंक पूंजी संबंधित जानकारी का विवरण अपने तुलन पत्र और वेबसाइट पर देंगे। पिलर 3 को बासेल थर्ड के अंतर्गत 1 जुलाई 2013 से लागू कर दिया गया है।
बैंकों को पिलर 1 अथवा पिलर 2 की जानकारी अपने तुरंत पत्र में देने के साथ साथ यह जानकारी एक वार्षिक विवरणी के आधार पर आरबीआई को भी भेजने का प्रोविज़न है। इस तरह इसमें हमने CAR पूंजी पर्याप्त अनुपात के बारे में बताया। और अब शुरू से मैं एनपीए के बारे में आपको एक बार इस यूनिट के बारे में बता रही हूँ कि हम क्या क्या एक बार हम इसमें पढ़ चुके हैं कि गैर निष्पादित संपत्ति का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद एक टॉपिक मैंने आपको इसमें डिस्कस किया, वो है हमारा प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, व्यवहारिक लेखा नॉर्म्स, जिसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला आय की पहचान, दूसरा परिसंपत्ति वर्गीकरण और तीसरा प्रभावधान मानदंड। और उसके बाद तीसरा टॉपिक जो आज और कल के लेक्चर में मैंने पूरा किया है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इससे आगे कंटिन्यू हमारी एनपीए की अभी यूनिट कंटिन्यू रहेगी। आज के लिए इतना ही।